पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ एक केंद्र बिंदु है। हरीश, ऐसे में वहां पर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? शिक्षा मित्र क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए अनुपम, जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया उसके बाद शिक्षा मित्रों को जरूर मायूसी हाथ लगी है और जिस तरीके से आदेश जैसे ही ये पूरे प्रदेश में लागू हुआ है, सैकड़ों जो लोग हैं बिल्कुल बेघर हो गए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और ऐसा फैसला सुनाने से पहले एक बार कम से कम उनके परिवार के बारे में जरूर सोच लिया होता। निश्चित तौर पर जिस तरीके से फैसला आया है उसे बेहद चौंकाने वाला फैसला इसे कहा जा सकता है। सैकड़ों जो बेरोजगार लोग हो गए हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। आज भी कुछ बीआरसी ऑफिस पर कुछ शिक्षा मित्रों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। उनका मांगना है कि ये कोर्ट को ये आदेश वापस लेना चाहिए और साथ ही उनकी यह भी मांग है कि अगर ये हमारा आदेश अगर वापस नहीं ले जाता है तो हमें इच्छा मृत्यु भी दी जाए। आपको मनीष कुमार के पास चलेंगे लखनऊ। मनीष, लगातार इस मुद्दे पर आप नजर बनाए हुए हैं, आखिर हालात इस तरह के पैदा क्यों हुए और किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? सरकार ने क्या अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है? जो आज प्रदेश में दिख रहा है कि हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद से और शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के बाद से जो एक केओस हुआ है, उसके पीछे एक पूरी वजह इसलिए है जी, साल से शिक्षा मित्र 30,000 रुपए प्रति माह की दर से सैलरी उनको मिल रही थी और अब उनको 3,500 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलेगा, यानी 10 गुना घट गई। तो समझना पड़ेगा कि जब 30,000 उन्हें एक साल से सैलरी मिल रही होगी तो तमाम लोगों ने गाड़ियां खरीदी होंगी, मकान खरीदे होंगे, जिनकी लोन की किस्त भी जा रही होगी उन लोगों के। अब वो कैसे चुकाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ हुआ उन पर जो आन पड़ा एकाएक। दूसरा बोझ उन पर पड़ा कि उनकी नौकरी के लाले पड़ गए, क्योंकि अब तक वो 11 महीने के संविदा के शिक्षा मित्र कहा जाता था। पिछले साल वो और इस साल भी रेगुलराइज हो गए थे और अस्थायी शिक्षक हो गए थे, यानी कि जीवन भर अस्थायी नौकरी करने के लिए उन्हें एक खुशखबरी मिली थी, वो उनसे छिन गई। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर हताशा देखने को मिली और कई लोगों की तबीयत खराब हुई, जाने भी गईं। गलती की आपने बात की तो अदालत में तो स्टेट वर्सेस अदर्स मुकदमा चला है, यानी कि अदालत की नजर में तो राज्य सरकार ही इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अदालत ने साफ कहा है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए जिस नियम में संशोधन किया गया वो संशोधन ही अवैध है। इसी वजह से शिक्षा मित्रों कोर्ट ने संशोधन को अवैध मान लिया है। मनीष, ऐसे में अब सरकार के सामने क्या विकल्प है? ये कहा जा रहा है कि सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्या कुछ सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के पास। जब तक उसे नहीं पढ़ा जाएगा, हो सकता है कि इस मामले पर कोई और बड़ी पेचीदगी हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखी गई हो जिसमें और सरकार को हैरस होना पड़े। फिलहाल गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी, लेकिन अभी पूरा सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मनीष, आप हमारे साथ बने रहे। कानपुर चलते हैं, श्याम तिवारी वहां से जुड़े हुए हैं। श्याम, शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन लगातार जारी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहते हैं सरकार पैरवी करे, जैसा कि मनीष भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी इस पूरे मसले को लेकर के। वहां किस तरीके के ओपिनियन सामने आ रहे हैं? शिक्षा मित्र क्या कहते हैं? अनुपम, देखिए, कानपुर में भी नजारा प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरीके ही है। यहाँ पर भी शिक्षा मित्र लगातार विरोध कर रहे हैं। आज सुबह शिक्षा मित्रों ने बैठक की और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया कि वो कड़ा ऐतराज जताएंगे, जिसके चलते कुछ देर बाद जो उनकी आम सभा थी वो रैली में तब्दील हो गई और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जा करके जमकर उपद्रव किया, ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया। आधे घंटे उन्होंने किसी भी ट्रेन को गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से आगे नहीं बढ़ने दिया। उनका कहना यह है कि उनका ये विरोध लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब उनका वो हक मारा जा रहा है जिस हक के लिए उन्होंने काफी लंबे समय से संघर्ष किया था। आपको बता दें कि जब शिक्षा मित्रों की तैनाती विद्यालयों में की गई थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि किसी समय में वो राज्य के कर्मचारी बनेंगे या उन्हें सहायक पदों पर प्रोन्नत किया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद शिक्षा मित्रों ने एक संघ बनाया। संघ बनाने के बाद आंदोलन शुरू कर दिए, धरना प्रदर्शन और तीव्र आंदोलन करे, जिसके बाद राज्य सरकार को झुक करके इस तरीके का फैसला लेना पड़ा और नियमों में
तब्दीली जी श्याम, ये पुरानी बात है, जाहिर तौर पर इस पर हम चर्चा करेंगे। हम वाराणसी चाह लेंगे जहां पर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर वाराणसी की बात करें तो वहां पर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके के हालात समूचे उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के सामने एक बड़ी संकट की घड़ी है और कुछ शिक्षा मित्र गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो रहे हैं। देखिए अनुपम, जो वाराणसी की जो तस्वीर है या वाराणसी के आसपास जिलों की तस्वीर है, बाकी उत्तर प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं वो उससे अछूता नहीं है। पूर्वांचल जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के में भी हाल कुछ इसी तरह चल रहे हैं। वाराणसी की अगर हम बात करें या जौनपुर की बात करें या बाकी जिलों की बात करें तो सभी शिक्षा मित्रों का जो है मांग, जो एक ही तरह का मांग है, एक ही तरह का उनका धरना है, एक ही तरह का उनका आंदोलन चल रहा है, एक ही तरह का उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर हम बात करें वाराणसी के अगर स्पेशल, तो इस वाराणसी के देहातों से लेकर जो शहर तक है वो उबलता रहा। पूरा बनारस जो है वो शिक्षा मित्रों से उबलता रहा। शिक्षा मित्र के अंदर जो है वो गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर फूट पड़ा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जनसंपर्क कार्यालय है वहां पर कई घंटों शिक्षा मित्र सड़कों पर खड़े रहे, सड़कों पर बैठे रहे। वहां पर वो लगातार धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखना चाहते थे सरकार के सामने कि आखिर हम ऐसे में जाएं तो कहां जाएं, आखिर हम ऐसे में किससे मदद लें, कैसे आगे हमारी जो है भविष्य वो सुनिश्चित किया जाए। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। मनोज, हम मनीष कुमार के पास एक बार फिर लौटते हैं लखनऊ, क्योंकि राजधानी में मौजूद है और सरकार इस पूरे मसले पर कितनी गंभीरता दिखा रही है। मनीष, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से कोर्ट ने नियमों को गलत बता दिया और जिस तरह से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना गया उस तरह से उसको रद्द कर दिया, ऐसे में अब शिक्षा मित्रों के सामने संकट की घड़ी आ गई है और वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार भी इस प्रदर्शन को देख रही होगी। क्या सरकार ने कोई गंभीरता दिखाई है, कोई आश्वासन दिया है? देखिए, कल राम गोविंद चौधरी जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जरूर प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी कि शिक्षा मित्रों को हताश होने की जरूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और सुप्रीम कोर्ट तक वो इस लड़ाई को लेकर जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षा मित्रों के जितने भी संगठन हैं उनके पदाधिकारियों को अपने सभी शिक्षा मित्र भाइयों को ये समझाना चाहिए कि जो लड़ाई अदालत के परिसर में लड़ी जा रही है उसको अदालत के बाहर लड़ाई लड़के हासिल नहीं किया जा सकता है। इस मामले का अंततः हल अदालत के आदेश के बाद ही निकल के सामने आएगा। ये इतनी सी मूल बात शिक्षा मित्र के संगठनों को, सभी शिक्षा मित्रों को समझानी चाहिए। क्या आपको मनीष ये नहीं लगता कि सरकार ने 2014 में जिस तरह का फैसला लिया था, संशोधन किया था और उनका समायोजन किया था, अब कहीं न कहीं कोर्ट के इस निर्णय के बाद सरकार के लिए ही उसका निर्णय उल्टा पड़ गया और सरकार के लिए कहीं न कहीं असमंजस भरी स्थिति हो गई है कि भले ही वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी लेकिन उसका दांव एक बार उल्टा पड़ा है? जाहिर तौर पे उल्टा पड़ा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब ये इसमें देखना होगा कि आखिर आधिकारिक रूप से कहां पे गड़बड़ी हुई है। तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी नियम में अपनी मेजॉरिटी के दम पर या कोई बिल पास करके या संशोधन करके किसी भी नियम में संशोधन नहीं कर सकती है। और हाईकोर्ट ने भी यही बात कही है कि जिस संशोधन के जरिए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया वो संशोधन का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में अब काफी इसमें लीगल पेच भी है जिसको एक बार ऑर्डर आने के बाद एक पेच आप हमें जरूर समझाएं। हमारे दर्शक जो ईटीवी देख रहे हैं मनीष, वो भी ये जानना चाहते हैं। इस तरीके की बातें भी आई कि उस वक्त 2014 में जब ये समायोजन किया गया था तो जो टीईटी नहीं किए थे उन शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बना दिया गया था। ऐसे में उस वक्त के जो पेच थे और उस वक्त किस तरीके से नियमों में संशोधन किया गया, प्रक्रिया हुई किस तरीके से, अगर आप बता सकें तो बताइए। देखिए, दो तरीके की भर्ती चल रही है और दो तरीके के अभ्यर्थी हैं इस स्टेट में जो शिक्षक बनने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। एक तो वो जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी क्वालिफाइड हैं और 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है, उसमें वो सहायक शिक्षक बन रहे हैं। ये तो एक अलग नियुक्ति की प्रक्रिया है जो स्टेट में अभी भी चल रही है और जिसके तहत 60,000 शिक्षक रखे भी गए हैं। दूसरे, ये हमेशा से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर रेगुलराइज करने का हमेशा से पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। और जब अखिलेश यादव की सरकार सत्ता में आई उससे पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में टॉप पे रखा था कि वो शिक्षा मित्रों का समायोजन करेगी। इसी के मद्देनजर सरकार आने के एक साल के अंदर ही जो शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 है उत्तर प्रदेश में, उसमें
2013 में संशोधन किया गया और संशोधन करके ये बात कही गई कि शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी पास होने की पात्रता की कोई बाध्यता नहीं है। टीईटी पास होने की पात्रता इसलिए आई क्योंकि 2010 में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रदेश में लागू हुआ, उसमें ये मूलभूत शर्त है कि बिना टीईटी पास हुए कोई भी व्यक्ति सहायक अध्यापक नहीं बन सकता। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात में संशोधन किया गया और उनको टीईटी क्वालिफाइड होने से छूट दी गई और उनको भी सहायक शिक्षक बनाया गया और सरकार के इसी स्टैंड को हाईकोर्ट ने गलत माना है। अब सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जो टीईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो और शिक्षा मित्र, ये दोनों गुट आज प्रदेश में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और कई जगहों पर आज प्रदेश में झड़पें भी हुई हैं। तो शिक्षकों का पूरा गुट दो अलग अलग धड़े में बट गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुपम जी, मनीष, जिस तरीके से आप चीजों को बता रहे हैं, जिस तरीके से हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि इस पूरे मसले में अब जो संकट का दौर है वो शिक्षा मित्रों के सामने है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि करें क्या करें और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, जिनसे हम अपील करते हैं कि आप इस तरीके के गलत कदम नहीं उठाएं। क्या आपको लगता है कि सरकार अगर शुरुआती तौर पर जब 2014 में जब ये संशोधन किया गया था तभी चीजों को देख करके, तभी कानूनी राय लेकर के तब अमली जामा पहनाती तो ज्यादा बेहतर होता। सरकार ने शुरुआती तौर पर अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, शिक्षा मित्रों को अपने पाले में लाने के लिए इस तरीके का जल्दबाजी भरा फैसला लिया जो अब शिक्षा मित्रों पर भारी पड़ रहा है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे मायावती की गवर्नमेंट रही हो या मौजूदा अखिलेश यादव की सरकार रही हो, सभी ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को प्राथमिकता तो दी, लेकिन इस मामले में बहुत लेट लतीफी हुई। मसलन मायावती सरकार में इन सभी शिक्षा मित्रों को 2 साल की ट्रेनिंग दिलाई गई थी बीटीसी करेस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए, जिसके तहत इन्हें सहायक शिक्षक बनाया जाना था। उस कोर्स के कराए जाने का भी फैसला बहुत बाद में लिया गया। एक बहुत मूलभूत प्रश्न है कि 2000 में शिक्षा मित्र प्रदेश में रखे गए थे, 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टेट में लागू हुआ। यदि इन 10 सालों के बीच में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया होता तो शायद ये स्थिति खड़ी नहीं होती। अब बहुत लीगल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कोर्ट में भी। अब इससे निकल पाना एक बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो विस्तार से तमाम चीजों को बता रहे थे, तमाम पहलुओं को बता रहे थे। हरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज आपका भी शुक्रिया और श्याम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये तमाम जो बिंदु हैं उनको यहां पर हमारे संवाददाता सामने ला रहे थे कि आखिर किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। अब कहीं ना कहीं संकट की घड़ी जरूर है, देखना होगा इस पूरे मसले में आगे क्या कुछ आता है। सुपर 6 at 6 में आज बस इतना ही। नमस्कार। हाँ से कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बन के? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंकोर। दस्त के लिए जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा। एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोलकर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े, मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। हेलो हेलो, जब से ये ब्रिटिश पेंट्स करवाया है ना तब से इतनी मिस कॉल। ये मिस्ड कॉल्स नहीं, ये तो मिस के कॉल्स हैं। ब्रिटिश पेंट्स लगवाओगे तो दुनिया दीवानी होगी ही ना। ब्रिटिश पेंट्स, दीवारों से दिल तक।
विभिन्न प्रकार की सुंडियों व उनके अंडों पर काबू पाने के लिए केवल भरोसेमंद हथियार प्रोफेक्स सुपर, किसानों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत भरोसेमंद उपाय प्रोफेक्स ईस्टर्न मसाले 32 परीक्षण जो सुनिश्चित करें इसकी जबरदस्त क्वालिटी अब आ गए उत्तर प्रदेश में। आज का दाम है 25 रुपए। खुजली को बार बार वापस लाए पसीने से होने वाला इन्फेक्शन, इसीलिए घरेलू नुस्खों का ऊपरी इलाज छोड़िए और लाइए मेडिकेटेड क्रीम इच गार्ड। इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला तुरंत अंदर जाकर इन्फेक्शन को हटाए और फैलने से रोके। खुजली से तुरंत छुटकारा। इच गार्ड। राजेश मसाला, स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। गाड़ी भी चल चल, कहाँ फंस गए, कुछ दिख नहीं रहा। मिली थी, मिली स्विच। ये दीवारें इतनी नई कैसे? पता नहीं, छोटे बाबू ने ये राज सबसे छिपा के। इसका राज है इंडिगो प्राइमर, जो पेंट को हमेशा पकड़ के रखे ताकि दीवारों का निखार रहे बरकरार। हेलो हेलो, जब से ये ब्रिटिश पेंट्स करवाया है ना, तब से इतनी मिस कॉल्स। ये मिस्ड कॉल्स नहीं, ये तो मिस के कॉल्स हैं। ब्रिटिश पेंट्स लगवाओगे तो दुनिया दीवानी होगी ही ना। ब्रिटिश पेंट्स, दीवारों से दिल तक। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। विभिन्न प्रकार की सुंडियों व उनके अंडों पर काबू पाने के लिए केवल भरोसेमंद हथियार प्रोफेक्स सुपर, किसानों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत भरोसेमंद उपाय प्रोफेक्स। डॉक्टर साहब, ये जलता है। ये तो दाद है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो कमर और पैर पे भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं रिंग गार्ड, जिसके मेडिकली प्रमाणित तत्व फंगस पर अटैक करें, 7 दिनों में राहत पहुंचाएं। रिंग गार्ड, हर दांत का एक्सपर्ट। क्या हो गया तुमको? एक कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बन के? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे रे रे, तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंको दस्त के लिए जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा? एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोलकर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े, मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। इसी
कभी न रुकने वाले जुनून को रफ्तार देता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट। ये लीजिए आपकी दवा। तो रिश्ता पक्का समझे? कौन सा रिश्ता? आपने हमें दवा दी और हमने आपको पैसे दिए, तो आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया। बिल्कुल ठीक, ये रिश्ता पक्का। तो फिर इस रिश्ते पर मुहर लगाइए। मुहर? बिल दीजिए। ओ बिल? कुछ भी खरीदें, बिल जरूर लें। ऐसा करके आप नकली और तस्करी के सामान की खरीद फरोख्त पर रोक लगा सकते हैं। ये आपकी और देश की सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट के फैसले से सड़क पर शिक्षक, क्लासरूम से बाहर निकली क्रांति, शिक्षा मित्रों का सड़क पर संग्राम, हालात हुए शिक्षा मित्रों के शत्रु। देखिए प्राइम डिबेट आज रात 8 बजे। हाँ से इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वानगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सोने की क्वालिटी बिरला गोल्ड सीमेंट, दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार, श्री जंग रोधक सीमेंट जिसमें जंग। हिंदी क्या है? जन की भाषा, मन की भाषा। हिंदी क्या है? एक सुधा है, एक विधा है। हिंदी क्या है? जो शब्दों से मन के भावों तक सरस सहज ही जाती है, मिट्टी की जिसमें है सुगंध जो ममता बरसाती है। हिंदी क्या है? पहचान है, सम्मान है, अभिमान है, जमीन है, आसमान है। हिंदी है हम और अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिंदी है हम। जय हिंद, 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 जय हिंद। हिंद की ये जयकार हिंदी में है और जिन कंठों से ये शब्द फूटे उन्हें परिचय की जरूरत नहीं। हिंदी की ताकत, हिंदी की अहमियत ये सब जानते और मानते थे। हिंदी वो भाषा जो भारत के हर हृदय में है, वही भाषा जो आजादी की लड़ाई में एक बड़े हथियार की तरह थी और जिसकी अहमियत खुद बापू मानते थे। लोगों के सेवक बन जाए, जितने प्रधान है वो, तो प्रधान पीछे मौत शोक तो कर ही नहीं सकते। तब तो उनको 24 घंटों तक लोगों का ही ख्याल करना है और अगर वो करें तो पीछे उसके नीचे जो बड़े हैं दूसरे वो नौकर लोग, उनको भी ऐसे ही बनना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला और अंग्रेजी में प्रवीण थे, लेकिन बात जब भारत के युवा खून को ललकारने की थी तब देशभक्ति में डूबे उनके स्वर की भाषा हिंदी ही थी। हमारे रास्ते में आएगी दुख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शहीद होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदी का लोहा दुनिया ने तब भी माना जब बतौर विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने UN महासभा में हिंदी में पहली बार भाषण देकर जन गण मन की इस भाषा का गौरव बढ़ाया। महोदया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुझे आप सभी का अभिनंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप दोनों अध्यक्ष महोदयों को मेरी बधाई। हिंदी की ताकत मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। वो कहते हैं कि वो आज जो हैं वो हिंदी की बदौलत ही हैं। अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता।
मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। तो देश की बड़ी शख्सियतों ने हिंदी को जाना, माना, अपनाया और उसे अपना सबसे मजबूत साधन बनाया ताकि वो भारत के लिए वो लक्ष्य हासिल कर सकें जो देश को आगे ले जाता है। आज जब भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है और हिंदी की पहचान और उसका विस्तार बदल रहा है, तो एक सवाल उठ रहा है कि हिंदी क्या राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर बढ़ रही है? क्या ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है? क्या देश को एक सूत्र में बांधने में इस भाषा ने सफलता हासिल की है, या फिर मंजिलें अभी और भी हैं, फासले अभी और भी हैं? रवि मिश्रा, ETV न्यूज। तो हिंदी के विस्तार को इस बात से समझा जा सकता है कि ये भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में बोली और पढ़ी जाती है। ये हिंदी ही है जिसने बरसों पहले भारत से पलायन कर चुके भारतीयों को मिट्टी से बांधे रखा है और सुदूर अफ्रीका या अमेरिका में लोग अपनी जड़ों से आज भी हिंदी की वजह से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, ये अपने आप में भाषा एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाली है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाषा एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकती है। आज बदली हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाली है। हिंदी भाषा का उसमें एक महात्मा रहने वाला है। हिंदी यानी वो भाषा जिसमें आम हिंदुस्तानी बोलता है, समझता है, जिंदगी जीता है और अपने दिल की बात सब तक पहुंचाता है। हिंदी उस धागे की तरह है जिसके ताने बाने में पूरा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रहने वाले भारतीयों और कभी इसी भूखंड का हिस्सा रहे पड़ोसियों की बोलचाल रची बसी है। किसी देश में भाषा के तौर पर हिंदी चीन की मंडेरिन भाषा के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भाषा परिवारों के हिसाब से हिंदी से जुड़ी भारत की दूसरी बोलियों और भाषाओं को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। हिंदी का विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, मॉरिशस, फिजी और लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों तक है। भारत के अलावा इसे फिजी में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। उज्बेकिस्तान में एक डिक्शनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला और वो डिक्शनरी थी उज्बेक टू हिंदी, हिंदी टू उज्बेक। अब देखिए कि दुनिया के लोगों को कितना इसका आकर्षण हो रहा है। मैं फुदान यूनिवर्सिटी में गया चीन में, वहां पर हिंदी भाषा को जानने वाले लोगों का एक अलग मीटिंग हुआ और वो इतने बढ़िया ढंग से हिंदी भाषा में चीन के लोग मेरे से बात कर रहे थे, यानी उनको भी लगता था कि इसका महात्म्य कितना है। आर्थिक वैश्वीकरण के बाद भारतीयों की पहुंच दुनिया के हर कोने में तेजी से हुई और जैसे जैसे भारत के लोग विदेशों तक पहुंचने लगे, वहां अपनी पहचान और मजबूत करने लगे तो हिंदी भी उनके साथ मजबूत होती चली गई। क्या कहते हैं आंकड़े? आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग आधी आबादी की मूल भाषा हिंदी है। हालांकि इसे बोलने समझने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदी दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है। हिंदी के मामले में तीसरा स्थान नेपाल का है, चौथे स्थान पर मॉरिशस है। अमेरिका हिंदी बोलने वालों की संख्या के लिहाज से 5वें नंबर पर है। यमन और युगांडा में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या लाखों में है। ऐसा नहीं था कि हिंदी हमेशा से इतने व्यापक रूप में बोली और स्वीकार की जाती रही है। हिंदी और उर्दू का जन्म एक ही समय और काल में माना जाता है और बोलने में दोनों के बीच बहुत कम अंतर है। ऐसे में पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी जो उर्दू बोलती है, उसके लिए हिंदी किसी भी तरह से अजनबी भाषा नहीं है। मौखिक रूप से समान लगने वाली दोनों भाषाओं ने 13वीं शताब्दी से आमिर खुसरो के काल से लेकर अब तक विकास और विस्तार का एक लंबा सफर तय किया है, जिसमें हर तरह का रंग शामिल है। हिंदी को एक तरफ जहां अपने देश में स्वीकार्यता मिली तो उसे विरोध भी झेलना पड़ा। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलनों ने भाषा के आधार पर भारतीय समाज में एक दरार भी पैदा की, लेकिन वक्त के साथ हिंदी ने ही इन दरारों को एक एक कर पाट दिया। आज व्यवसाय, मीडिया, साहित्य और फिल्मों के विस्तार ने हिंदी को देश के हर कोने में पहुंचा दिया है। हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता शायद हमें महात्मा गांधी के उस सपने की तरफ ले जा रही है, जिसमें बापू ने हिंदी को भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा के तौर पर देखा था।
रवि मिश्रा, ईटीवी न्यूज। ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि हिंदी की लोकप्रियता उसकी कविताओं की वजह से भी है। हिंदी काव्य के रचना समुद्र से ही हम आपको सुनवाते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी, और इसका पाठ किया है मनोज वाजपेयी ने। खास बात यह है कि ये कविता सोशल मीडिया यूट्यूब के एक चैनल द्वारा काफी सराही जा रही है और नए कलेवर में जन जन तक पहुंचाई जा रही है। तो हम लेते हैं एक ब्रेक और आप सुनिए